नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज के जो विषय रहेंगे वो आपके लिए बेहद खास हैं। क्या है, आइए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, आज के समय की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं, उसी पर आपको जानकारी दी जाएगी, प्राकृतिक खेती। और साथ ही हम बात करेंगे गन्ने की नवीन किस्मों की और उसकी बुआई की जो विधियाँ हैं। आज के हमारे जो विषय हैं ये रहेंगे। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, प्राकृतिक खेती और गन्ने की नई किस्में और उनकी बुआई की विधि। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर जी। आप संयुक्त निदेशक हैं कृषि प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पुसनाई, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव पाठक जी। आप प्रसार अधिकारी हैं गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पाठक आपका भी। तो जैसा कि हमने आज आपको बताया, हमारे जो दोनों ही खास विषय, और जब आज के समय में हम बात करते हैं कि किस तरीके से देखिए जो अलग अलग समस्याएं आती हैं, फिर वो चाहे ज़मीन की हो, जल की हो या फिर हो जलवायु की, किस तरीके से उससे जीवन हमारा जुड़ा हुआ है और उसको और सुधारने के लिए जो प्राकृतिक खेती है वो एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इसके बारे में यहाँ डॉक्टर तोमर आपसे मैं चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जानना चाहेंगे कितना आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती की तरफ उनका रुझान हमें नज़र आता है। तो देखिए, समय के अनुसार अगर हम अपने कृषि के अंदर परिवर्तन लाते हैं तो हमेशा वो एक लाभकारी आयाम रहता है। अभी हमने पिछले 50-60 सालों में देश में जिस प्रकार से हमने रासायनिक खादों, कीटनाशकों और दूसरे हमारे खरपतवारनाशी या अन्य सूत्रकृमिनाशियों का इस्तेमाल किया, उससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य, मृदा में रहने वाले सूक्ष्मजीवी जो लाभकारी सूक्ष्मजीव हैं उनकी संख्या में कमी, विशेषकर हमारे जो केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं उनकी मात्रा में कमी जी, और इन सब के चलते हमारे जो मृदा का जल है उसकी गुणवत्ता पे जो प्रभाव पड़ा है, नाइट्रेट की मात्रा में वृद्धि हुई है और बहुत सारे ऐसे तत्वों की उसमें सम्मिलित हो गए हैं जिससे भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। और ये दोनों मिलकर के जब हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, हमारी मृदा के अंदर रहने वाले सूक्ष्मजीवी उनका स्वास्थ्य अच्छा ना, उनकी संख्या में कमी, तो निश्चित रूप से ये एक समस्या का एक बड़ी गंभीर समस्या है जी। और जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी में वृद्धि हुई है, अभी हमने देखा कि हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन, बागवानी फसलों का उत्पादन, तिलहन दलहन का उत्पादन बहुत अधिक सुधार हुआ है और आज उसकी उपलब्धता बहुत ही संतोषजनक है जी। लेकिन इसको निरंतर बनाए रखने के लिए जब तक हमारी मृदा के अंदर कार्बन तत्व, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पानी की मात्रा अच्छी नहीं होगी, तो ये सब हमारी फसलों के उत्पादन को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे जी। इसलिए समय की मांग को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के रूप में जैविक खेती या जैविक खेती से जुड़े हुए दूसरे पहलुओं को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से उनकी कृषि लागत में कमी आएगी, मृदा का कार्बन तत्व में सुधार होगा और मृदा के अंदर रहने वाले सूक्ष्मजीवी उनकी संख्या में वृद्धि होगी जो वातावरण की नाइट्रोजन को स्थायीकरण का काम करेंगी जी। या मृदा के अंदर रहने वाले बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं जो मृदा के अंदर जो फास्फोरस है, पोटास है या दूसरे पोषक तत्व हैं उनका स्थायीकरण हो जाता है, उनको वो इमोबिलाइज से मोबिलाइज फॉर्म में लाने के लिए मदद करेंगे। इससे हमारे फास्फोरस की कमी हो जाएगी। हाँ, इस प्रकृति के व्यवस्था में, प्राकृतिक खेती की व्यवस्था में कुछ चुनौतियां जरूर हैं जी, लेकिन आवश्यकता हम ज़रूर इसकी महसूस करते हैं और वो जो चुनौतियां हैं उनका क्या समाधान हो सकता है या क्या विकल्प हो सकता है, इस बारे में और भी आगे आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं।
प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें किसान एक देसी गाय से करीब 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी माने जाते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत से फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेत के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। इतना ही नहीं, लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान साबित होती है। सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस बार के बजट में भी रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा ही है। चाहे बात हमारे खेतों की मिट्टी की हो, पर्यावरण की हो, हमारी सेहत की हो या फिर किसानों की आमदनी को दोगुना करने की हो, प्राकृतिक खेती मुनाफा ही देती है। तो जाना आपने प्राकृतिक खेती के बारे में, किस तरीके से इसको लगातार अब बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो गन्ने की अगर खेती की हम बात करते हैं, हमारे जो किसान गन्ने की खेती करते हैं बड़े पैमाने पर, वहाँ पर किस तरीके से अलग अलग जो नई किस्में हैं वो विकसित हुई हैं, और जब बुआई की विधि की बात कही जाती है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर संजीव, जानना चाहेंगे आपसे कितनी मदद एक किसान को मिलती है जब हम नई किस्मों की बात करते हैं या नई तकनीक विधियों की हम बात करते हैं, कितना फायदा इसके जरिए किसान को मिल पाता है? बिल्कुल, जो गन्ने की नवीन उन्नत किस्में हैं, अगर उनका हम उपज में उनका अगर योगदान देखें, अगर उनकी भूमिका देखें, तो लगभग 50% से अधिक भूमिका उपज में नवीन उन्नतशील किस्मों की होती है जी। जहां पे अगर हम देसी किस्मों से तुलना करें तो हमारी जो देसी पुरानी किस्में हैं, चाहे हेमजा है, पथरी है, चुन्नी है, सरेठा है, इनकी औसत उपज मात्र 180 कुंटल 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर मात्र रही है। वहीं पे अगर नवीन उन्नतशील किस्मों की बात करें हम, तो आज जो कोई भी ऐसी किस्म ऐसी नहीं है जो 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर से कम पैदावार देने की क्षमता रखती है जी। तो ऐसे में क्योंकि बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है और ऐसे में किस्मों का चयन एक बड़ी अहम बात होती है, तो किसान भाइयों को नवीन उन्नतशील किस्मों का चयन करना चाहिए। वहीं पे उन किस्मों के चयन के साथ साथ जो बुआई की परंपरागत विधि है उसको छोड़ करके हमें नवीन विधियां हैं, जैसे ट्रेंच विधि है या फिर रिंग मेथड है, ये कई ऐसी तकनीकी हैं, उन विधियों से हम अगर बुआई करते हैं तो जो परंपरागत विधि में मात्र 35-40% जमाव हमें मिलता है, वहीं पे ट्रेंच विधि में 70 से 80% 85% तक जमाव हमें प्राप्त होता है मात्र बुआई की विधि चेंज कर लेने से जी। बिल्कुल, यानी नए भारत में जब नई कृषि की हम बात करते हैं तो आवश्यक यही कि उसमें नई किस्मों का चयन किया जाए और नई विधियां जो आपसे हम जानेंगे उसका भी हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्हें अपनाएं तो और फायदा उनको मिल सकता है। सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। उत्तर भारत के लगभग 60 से 65% भूभाग पर गन्ने की बुआई बसंत काल में आर्द्रता जमाव और बढ़वार के अनुकूल की जाती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 15 फरवरी से 15 मार्च तक का समय गन्ना बोने के लिए सही होता है। 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को 5 मिनट तक 250 ग्राम एरिटॉन के 100 लीटर पानी के घोल में उपचारित करें। गन्ने की बुआई 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनी कुंडों में 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों के लिए गन्ने की जल्दी पकने वाली उन्नत किस्में जैसे COH 92, COH 56, COJ 64, कोशा 92254, कोशा 8436, कोशा 684 और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोशा 8436 व कोशा 687 प्रमुख है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के लिए मध्य और देर से पकने वाली गन्ने की उन्नत किस्मों जैसे COH 110, COS 767, COH 1148, COH 199, COH 99, COS 8436, CO 7717, कोशा 8118, कोशा 7918, कोशा 802 और कोशा 767 की बुआई कर सकते हैं।
वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यूपी 12, यूपी 15, कोषा 8407, कोषा 767 और कोषा 7198 प्रमुख है। अगर बात गन्ने की बुआई की विधि की करें तो आप गन्ना बोने के लिए ट्रेंच विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंच विधि में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इससे 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। तो जाना आपने कैसे ट्रेंच विधि के जरिए और अच्छा फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है। और जब फ़ायदे की बात कही जाती है तो ये बेहद ज़रूरी कि आपकी जो लागत है वो कम हो सके, और लगातार इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गन्ने की बुआई करते समय कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें जो कम से कम बीमारी आए। चलिए, गजेंद्र जी का ये सवाल है यहाँ पर। संजीव जी सहारनपुर से। गन्ने की बुआई करते समय गजेंद्र जी आप फिप्रोनिल 0.3% यूज कर सकते हैं। 8 किलोग्राम प्रति एकड़ अथवा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जब कूड़ खोलें गन्ने की बुआई के लिए तो सबसे नीचे खाद, उसके ऊपर गन्ने के टुकड़े और टुकड़े के ऊपर आप कीटनाशक डाल सकते हैं। अगर फिप्रोनिल की उपलब्धता नहीं है तो क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 5 लीटर को 1875 लीटर पानी में घोल बना करके आप टुकड़े के ऊपर डाल करके ड्रेंचिंग करके आप उसकी ढकाई कर दें, तो जो भूमिगत कीट हैं उनसे भी बचाव आपका होगा और जमाव बेहतर होगा। जी बिल्कुल। लेकिन संजीव जी, क्या यहाँ पर कुछ, अगर हम क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की भी, और कुछ जानकारी आपसे मैं लूँगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, का भी सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार साहब जी नमस्कार। पहले तो किसान चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज गन्ने की खेती के बारे में हमको जानकारी देने का जो प्रयास किया है जी, क्योंकि आज हमारे देश में हमको जो पेट्रोल की कमी है, एनाथॉल के माध्यम से जो गन्ने से पैदा होता है जी, उसके लिए भारत सरकार द्वारा बहुत जोर दिया जा रहा है। और गन्ने की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो गन्ने की हम, एक तो पतला गन्ना होता है जो कि गन्ने के रस के लिए काम आता है, दूसरा जो मिलों में जाता है मोटा गन्ना जी, तो वो दोनों तरह की जो किस्में होती हैं और वो कितने साल तक हमारे को ये पौधा हमारे कितने साल तक काम आ सकता है अगर हम लगाएं तो, और उसके काटने के लिए कौन से ऐसे यंत्र होते हैं क्योंकि जिससे कि हमको आसानी से हम उसको काट सके। जी चलिए बिल्कुल। हमारा झांकी जा रहा है जी डॉक्टर संजीव, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहला सवाल जो आपका प्राकृतिक पे था, मैं वहां पे उस पर भी थोड़ा सा बता के फिर इनके सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। पहला तो ये कि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो बायो पेस्टिसाइड जो भूमिगत कीट होते हैं हमारे, चाहे वो दीमक है या व्हाइट ग्रब है, उनके नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें तो बहुत ही बेहतर है। रसायनों की, निश्चित रूप से रसायनों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए बावेरिया बैसियाना या मेटाराइजियम एनिसोप्ली, इसका प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अथवा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके अगर हम खेत में प्रयोग करें तो दीमक और व्हाइट ग्रब इन दोनों से बचाव किया जा सकता है जी। साथ ही जो बेधक कीट लगते हैं उनके लिए हम रसायन की बजाय अगर हम ट्राइको कार्ड का प्रयोग करें, यह एक कार्ड होता है और गन्ने की पत्तियों के बीच में नत्थी किया जाता है, अगर उसका हम प्रयोग करें तो रसायनों से बच सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये उसके बेधक कीटों के अंडे ये परजीवी के रूप में रह करके उसको नष्ट कर देते हैं जी। अब मैं आपका एक जो आपने पूछा कि गन्ने की जो पतली किस्में हैं और मोटी किस्में हैं, कौन कौन सी ऐसी किस्में और कितने साल तक हम उसकी पैदावार ले सकते हैं। जी बिल्कुल। मोटी किस्मों की बात करें तो अभी हाल ही में गन्ना शोध संस्थान द्वारा एक बड़ी अच्छी किस्म विकसित की गई है, कोसा 13235। इसका गन्ना मोटा है, लंबा भी है, गन्ना गिरता भी नहीं है और पैदावार इसकी कम से कम 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर है।
जी। इसका अगला भी हरा रहता है, तो किसान भाई इसकी बुआई कर सकते हैं। लखनऊ संस्थान द्वारा एक कोलक 14201 गन्ने की किस्म विकसित की गई है। ये मध्यम मोटा गन्ना है, इसकी भी बुआई किसान भाई कर सकते हैं। और 13231 जो पतले गन्ने की बात वो कर रहे थे हमारे किसान भाई, 13231 बहुत अच्छी बढ़वार लेता है ये गन्ना। पतला गन्ना होता है, गन्ना गिरता भी नहीं है, हल्की आंधी में गन्ना गिरता भी नहीं है। तो ये किस्में हैं। इसके अलावा और भी किस्में हैं, मोटे किस्में को 0118 है, इसकी बुआई किसान भाई कर सकते हैं। जी, अलग अलग विकल्प यानी किसानों के पास मौजूद हैं। ये जरूरी कि जो नई किस्में हैं उनका चयन किया जाए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा था, प्राकृतिक खेती में हेलो जी, प्राकृतिक खेती में सर हम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमें गोबर से प्राप्त होता है, मगर सर वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। जी, जैसे 1 कुंटल गोबर से हमें 2 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस और 2 किलो पोटास प्राप्त होता है 1 कुंटल गोबर से। जी, और नाइट्रोजन को देखें तो सर हमें गाय के मूत्र और नीम के पत्तों से और निमोली से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि इसको इसके जो नए स्रोत क्या है सर जो हमें अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाए? चलिए, बिल्कुल ज्यादा उपलब्धता इसके लिए हो सके, क्या स्रोत डॉक्टर तोमर ये जानना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से जो रसायनों के माध्यम से जब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को देते हैं तो कम मात्रा के इस्तेमाल से ही हम फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करते हैं। और यही प्रथा और प्रक्रिया हमारे किसान भाई अभी अपनाए हुए हैं, जिसके चलते हुए निरंतर हमारी मृदा के अंदर कार्बनिक तत्व की कमी होती जा रही है। और कार्बनिक तत्वों की कमी होने के कारण कृत्रिम रूप से दिए गए उर्वरकों का जो उपयोगिता है वो कम हो रही है जी। और उसका दुष्प्रभाव हमने देखा है कि वो पानी के ऊपर और दूसरे सूक्ष्म जीवों के ऊपर पड़ता है। यहाँ ये भी बात सहमत है कि जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, इनसे पत्ती की खाद है, इनसे मिलने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कम होती है। लेकिन जी, इनके इस्तेमाल के माध्यम से अगर हम एक मुश्त में ही हम इनका बदलाव नहीं कर सकते तो हमें इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जी, आवश्यकता इसलिए है कि अगर किसान के पास पशु हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं या खेती से जुड़ा हुआ है तो उसके पास कंपोस्ट और गोबर की खाद मिल जाती है। तो उसको निश्चित करना है कि अपने खेत में कम से कम 15 से 20 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल वो आरंभ करे जी। इससे उसके जो रासायनिक रूप से इस्तेमाल होने वाले तत्व हैं उनमें कमी लाई जा सकती है, उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है जी, और मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह का फायदा आपको तो मिल ये सकता जो है। व्यवस्था है जी, हम लोग वॉल्यूम को ना देखें, अगर हम खेती के साथ पशुपालन को समायोजित करें, इंटीग्रेट करें जी, और पशुओं से मिलने वाले गोबर को अच्छी प्रकार से सड़ा करके उसके पशुओं के नीचे जो बिछावन किसान भाई इस्तेमाल करते हैं उसको गोबर में मिला करके उसको सही प्रकार से सड़ा करके आजकल तो सड़ाने के लिए तो उचित प्रबंधन जो है वो हमें अपनाना होगा और अपना करके बेहतर के लिए तैयार करना है, उसको इस्तेमाल करना है ताकि आप रासायनिक खादों की मात्रा में कमी ला सकते हैं। चलिए, बिल्कुल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हाँ जी जी, अखिलेश जी क्या जानना चाह रहे हैं? अखिलेश, हम ये जानना चाहते हैं सर, हमारे पास 25 पेड़ आम के लगे हुए हैं जी। तो ऐसा है ना सर, ये जो पौधा है ना वो मोटा जो नीचे जो लगा होता है कलमी वाला पौधा लगा हुआ है सर, उसमें बढ़वार बहुत धीमा हो रहा है जी जी। तो और ये जो उसी में जो है सर ये बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं तो उसमें सर बढ़वार ज्यादा हो रही है। तो सर ये हम उसको प्राकृतिक रूप से देखभाल करना चाहते हैं और उसमें हम थोड़ा रासायनिक खाद वगैरह भी मिलाते हैं। चलिए, तो अच्छी बात। अगर आप इसको तो ये जानना चाहते हैं सर कि फल तो बढ़िया आते हैं लेकिन सर फल जो आता है ना बरसात के मौसम में सर फलों पे चित्ते लग जाते हैं, दाग लग जाता है। तो सर एक बार हमने फेसबुक वगैरह पे देखा था तो उसमें बताया गया था ना यूट्यूब वगैरह पे कि आप दवा का छिड़काव करिए, ठीक है सर जी।
लेकिन उसी से हमें बचना होगा, और जैसा आप भी चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम जो रसायन है उसका कम से कम प्रयोग करें और प्राकृतिक खेती पर अगर हो जाए तो और अच्छा। जी डॉक्टर तोमर, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए अखिलेश जी, आपकी जो चिंता है और सोच है वो बहुत ही वाजिब है, और मैं इसे सकारात्मक सोच मानता हूं कि आप अपने पौधों को प्राकृतिक तरीके से उर्वरक उपलब्ध करा करके उनका स्वास्थ्य, वृद्धि, पुष्पन और फलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगर आप फलदार वृक्षों में हम लोग 2 प्रकार से पोषण की सिफारिश करते हैं, एक तो पुष्पन से 1 महीना पहले और एक फलों की तुड़ाई के बाद। जी, अगर हम अपने आम के बाग में साल में कम से कम 2 बार पोषण देने की व्यवस्था करें, और पोषण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्योंकि फलदार वृक्षों को प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से उगाना आसान है, क्योंकि इनमें रासायनिक उर्वरकों की प्रति पौधा जो सिफारिश की गई है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, वो बहुत कम है, जिसको हम गोबर की खाद से, वर्मी कंपोस्ट से, पत्ती की खाद से या पूर्ति यानी दूसरे कर सकते हैं, स्रोतों से हम कर सकते हैं। जी, और साथ ही साथ हम उनमें ऐसे कई सूक्ष्म जीवों के कंसोर्शिया तैयार किए हैं कि उसके इस्तेमाल को अगर हम बढ़ावा दें तो हमारी मृदा में जो फास्फोरस और पोटास है उसको वो मोबिलाइज करते हैं। जैसे पूसा ने अभी हाल ही में पूसा संपूर्ण के नाम से एक बायो कंसोर्शियम विकसित किया है, जी, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्धता में सुधार होता है, और उसकी प्रति एकड़ इस्तेमाल करने की मात्रा सिर्फ मात्र 50 रुपए में मिल जाती है। अगर 50 रुपए की लागत से उसको लेकर के और उसको हम खेती में, बागवानी में इस्तेमाल करते हैं, जी, तो उन दोनों की लागत को हम जोड़ दें, देने की प्रक्रिया की लागत और उसके खरीदने की, तो कहीं ज्यादा उसका लाभ हमको मिलता। चलिए बिल्कुल, तो देखिए जो लागत है वो भी हमें कम करनी होगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो नयन स्वरूप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? देवेश जी एक कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश जी, आवाज मिल पा रही है? बुलंदशहर से ये जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से। देवेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो देवेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, 12 जी नंद स्वरूप जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता जो गन्ना की बुवाई हम लोग करते हैं तो गन्ना पूरा समूच होता, तो हमें कौन सा भाग बोना चाहिए? ऊपर वाला भाग बुवाई के लिए अच्छा होता है, नीचे वाला भाग हमारा चीनी के लिए अच्छा होता है, तो पूरा गन्ना बोना चाहिए कि आधा बोना चाहिए, जिससे जमाव हमारा बढ़िया हो? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर संजीव क्या जानकारी देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल नंद किशोर जी का है, क्योंकि अगर हमें जमाव अच्छा लेना है, जमाव बेहतर पाना है, तो गन्ने के ऊपरी हिस्से, जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसकी बुआई हमें करनी चाहिए। उसके 2 कारण है। पहला तो ये कि ऊपर वाले हिस्से में नमी की मात्रा अधिक होती है, और जो चीनी की मात्रा होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है, जो कि जमाव को प्रोत्साहन करता है। इसलिए जब भी हम गन्ने की बुआई करें तो ऊपर वाले हिस्से की बुआई करें, और साथ ही साथ गन्ने की बुआई करते समय उसको 2 आंख के या 1 आंख या 3 आंख के टुकड़े काट करके तभी गन्ने की बुआई करना चाहिए। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ने की लाइनें खोलते हैं, पूर्ण खोलते हैं, उसमें पूरा खड़ा गन्ना उसमें डाल देते हैं और उसके बाद में गड़ासे से काटते हैं, जो कि गलत विधि है। आप 2 आंख के 3 आंख के टुकड़े काट लीजिए, 1 आंख के टुकड़े काट लीजिए, उसके बाद आप, और कोशिश ये हो कि ऊपर वाले हिस्से की अगर आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जमाव बहुत ही अच्छा होगा और उपज अच्छी मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए, ना सिर्फ जमाव अच्छा, उसके बाद जो आधार है अगर वही मजबूत है तो जाहिर तौर पर जो उपज है वो अच्छी मिल सकेगी। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी।
साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और गन्ने की नई किस्में और उनकी बुआई के बारे में। फिलहाल दर्शक जो हैं अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। क्या है इनका सवाल, आइए जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं अमीर जी? आपसे जी तो प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहे हैं जी। 1 एकड़ से तो इसमें जो पानी तो लगा चाहिए, दूर से किस प्रकार से लगाया जाएगा? मेरे ट्यूबवेलों का पानी 8 इंची का पानी है जी। कौन सी फसल के लिए आप जानना चाह रहे हैं? प्राकृतिक खेती के बारे में कोई भी फसल आप जो इसमें लग सके वही बता दो आप। बाजरा, इसमें नरमा कपास या पेड़ में भिंडी वगैरह करेंगे कुछ भी खेती पर बता दो आप। चलिए बिल्कुल, जहाँ तक इनका सवाल हम समझ पाए हैं, क्योंकि अलग अलग फसलें एक सीमित दायरा भी हो जाता था, लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ डॉक्टर तोमर अगर बात की जाती है तो शायद कोई सीमित दायरा नहीं है। आप जो फसलें लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि फिर चाहे सब्जी वाली फसलें लें या दूसरी फसलें लें, वहाँ पर जब पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने आमिर सिंह जी प्रश्न जो पूछा है वो बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर हनुमानगढ़ में हैं जहाँ पानी की उपलब्धता कम है या पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं, जो मैं समझ पाया हूँ कि आपके पानी की EC 8 है जी। जो पानी की EC 8 है वो बहुत ही खारा पानी है। खारे पानी की अवस्था में आपको फसल उगाना बिल्कुल मुश्किल है। ऐसी अवस्था में आप सर्दी के मौसम में आप सरसों उगा सकते हैं, आप जौ उगा सकते हैं, आप जई उगा सकते हैं, आप सब्जियों में साग सरसों उगा सकते हैं, आप कुछ हद तक उसमें पालक उगा सकते हैं, साग सरसों उगा सकते हैं, चुकंदर उगा सकते हैं, और दलहनी फसलों में बारिश के मौसम में उसमें कुछ मात्रा में अरहर को उगा सकते हैं। या अभी कुछ अनुसंधान कार्य इस दिशा में हो रहे हैं। मसूर की जो किस्में हैं जो अधिक लवणता के ऊपर उग सकती हैं, उस दिशा में भी कार्य हो रहा है। आने वाले समय में उसकी किस्में होंगी जो लवणता युक्त मृदा में पानी में उनको उगाया जा सकता है। यानी उपलब्ध संसाधनों में कैसे आप बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। हेलो
हाँ सर, हम उत्तर प्रदेश से लखीमपुर जिला से। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? तो हमारा CO 238 गन्ने की प्रजाति वो सूख रहा है, रोकना है। CO 238 आपने गन्ने की किस्म ली हुई है? सर वो प्रजाति अच्छी है, 1 हेक्टेयर में 1500 कुंटल करीब काट लेते हैं उससे। जी राकेश जी, मैं चाहूंगा जी। हेलो सर। जी संजीव जी। हेलो, मैं बताऊं आपसे कि जो गन्ने की ये किस्म को 0238 है, ये बहुत ही अच्छी गन्ने की किस्म रही है, और किसान के दृष्टिकोण से भी और चीनी मिल के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इसकी उपज भी अधिक थी। किसान जैसा कि इन्होंने बताया कि 1500 कुंटल तक इन्होंने पैदावार लिया है जी। लेकिन अब यह किस्म गन्ने के लाल सड़न रोग से प्रभावित हो गई है, जिसको गन्ने का कैंसर कहते हैं जी, और इसीलिए इनका गन्ना सूख रहा है। तो इस वजह से मैं इनको बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि जो इनका गन्ना सूख रहा है, उस खेत में कम से कम 1 साल तक गन्ने की बुआई वो ना करेंगे, कोई दूसरी फसल लेंगे, और 0238 के अलावा दूसरी गन्ने की किस्म आप बुआई करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोसा 13235 है, कोसा 08272 है, कोलक 14201 है, UP 05125 है। इन किस्मों की बुआई आप करें 0238, क्योंकि इसमें लाल सड़न रोग का प्रकोप आ चुका है जी। अभी उस खेत में तो आप कम से कम 1 साल तक गन्ने की बुआई ना करें, और दूसरे खेत में जो गन्ने की बुआई करें उसके जगह पे अन्य किस्मों की बुआई करें, जो मैंने बताया। बिल्कुल, ये जरूरी कि लगातार आप जो किस्में हैं जिनका चयन करते हैं उसमें बदलाव आप करते रहें, और जैसा कि यहाँ सलाह भी दी डॉक्टर संजीव ने, फिलहाल उस खेत में साल भर तक आप गन्ने की खेती ना करें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं अतेन जी? मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था सर कि गन्ने की एक वैरायटी है COL के 14201 जी, उसकी क्या विशेषता है, और वो कौन कौन सी जमीन में हो सकती है, निचले एरिया में भी हो सकती है या नहीं, उसकी पैदावार कितनी है, क्या विशेषता है उसकी? चलिए डॉक्टर संजीव, अतेंद्र जी जानना चाह रहे हैं बरेली से। आप बताएंगे किसान भाई, आप कहाँ से हैं? बरेली, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, देखिए कोलक 14201 ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा अभी हाल ही में विकसित की गई किस्म है, और इसकी जो पहचान मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा कि इसके बारे में, इसका गन्ना जो होता है, पोरियां इसकी छोटी होती हैं, और इस पे गन्ने की पोरियों पे सफेद सफेद वैक्स पाए जाते हैं, और ऊपर जो इसका टॉप पोर्शन अगोला वाला हिस्सा होता है, इसकी पत्तियां खड़ी खड़ी रहती है, जैसे 84-36 की पत्तियां खड़ी रहती थी पंखनुमा, उस तरीके से इसकी पत्तियां खड़ी रहती हैं। तो इससे आप उस गन्ने की पहचान कर सकते हैं। रही बात उपज की और जमाव की, तो उपज इसकी बहुत अच्छी है, गन्ना सॉलिड है, ठोस गन्ना है, और पैदावार भी अच्छी है, और पौधे गन्ने के साथ साथ इसकी पेड़ी की भी पैदावार बहुत अच्छी होती है, फुटाव अच्छा होता है जी। तो अब दूसरी बात की जो इन्होंने कहा कि लो लैंड में पानी अगर आया और हफ्ता 10 दिन चला गया तो वहां तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज पानी अगर ज्यादा दिन तक रहता है तो वहां पे ये आप इसे ना लगाएं, ऊंची भूमियों पे लगाएं। चलिए, बिल्कुल इस बात का ख्याल इनको रखना होगा। और साथ ही यहाँ डॉक्टर तोमर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर स्तर पर अब प्रयास कर रही है, आने वाले समय में और किस तरह के जो प्रयास हैं वो हमें होते हुए नजर आएंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम या कुछ और? देखिए, अभी ये जो समय चल रहा है, अभी इसमें मैं कह सकता हूँ कि अभी हम प्राकृतिक खेती को अगर जैविक खेती के माध्यम से इस पे जोर दें, तभी हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं जी। क्योंकि एकदम से सारे किसानों को इस पे नहीं लाया जा सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं एक संबोधन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम सारे किसानों को एक साथ नहीं ला सकते, हम उनको फेज मैनर में ला सकते हैं, और जहां ज़्यादा समस्याएं हैं पहले वहां शुरुआत करें, या जहां कम समस्या हैं वहां से शुरुआत करें, ताकि जो हमारे पास बचे हुए संसाधन हैं उनको हम खराब होने से बचाएं, और जहां स्थिति डार्क जोन हो गया है उसको भी हम वहाँ पे कार्य आरंभ करने की आवश्यकता है जी। तो प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों में है, जहाँ अभी हम सुरक्षित हैं वहाँ पे हमें प्रयास करने चाहिए, इसकी जैविक खेती के या प्राकृतिक खेती के, या जहाँ हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, पानी नीचे चला गया है, जमीन में कार्बनिक तत्व कम हो गया है, और दीमकों का, व्हाइट गर्भ का प्रकोप अधिक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें उन परिस्थितियों को ध्यान में रख के अपनी योजना बनाने की आवश्यकता है जी। और जहाँ तक बात है इसकी जानकारी की, प्रशिक्षणों की, इस दिशा में किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
के पास परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के कई योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और उनको कुछ अन्य कार्यक्रम में मदद की व्यवस्था है। तो इसको हम इसी प्रकार से व्यवस्थित करके कर सकते हैं। और आने वाले समय में जब तक हमारी मृदा, हमारे संसाधन सुरक्षित नहीं होंगे, तो हमारा कृषि के उत्पादन को सतत ऊंचा रखने में हमें चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हमारे किसानों को, हम सबको मिलकर के इस दिशा में काम करना है जी। और इसीलिए प्राकृतिक खेती को अपनाना भी जरूरी है। चाहे हम थोड़े छोटे स्तर पे अपनाएं, अपने परिवार के लिए उपजाएं, शुरुआत जो है कहीं ना कहीं से हमें करनी होगी। अगर हम शुरुआत आज नहीं करेंगे तो हम आगे आने वाले समय में वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कभी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हम आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका आशीष जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, ये जानना चाह रहा हूँ मैं जी कि गन्ने की जो गड्ढा वाली विधि है उसके बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। चलिए डॉक्टर संजीव, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? रिंग पिट विधि की बात ये कर रहे हैं कि गड्ढा विधि से किस तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं। गन्ने की जो रिंग पिट विधि है, इसमें हम 1.5 फीट व्यास के और 1.5 फीट गहराई के गड्ढे हम बनाते हैं। और अब पिट डिगर भी आ गए हैं। पहले क्या होता था कि मैनुअली हम करते थे, इसमें कास्ट बहुत ज्यादा आती थी। तो 1.5 फीट गहराई पे इसकी गड्ढा बनाते हैं उससे, पिट डिगर से, और लगभग 6 इंच मोटी उसमें गोबर की खाद सड़ी हुई मिट्टी में खूब अच्छी तरीके से मिला देते हैं। और मिलाने के बाद उसमें 2 आंख के या 1 आंख के टुकड़े, 20-22 टुकड़े उसमें हम इस तरीके से बिछाते हैं, जैसे साइकिल की तीली होती है उस तरीके से उसमें बिछा करके, और उसके ऊपर 3-4 सेंटीमीटर मिट्टी हम डाल देते हैं जी। तो उस जमाव, इस विधि का फायदा यह है कि जमाव लगभग 80-85%, 90% तक इसका जमाव होता है। और जो पैदावार होती है वो सामान्य विधि की तुलना में लगभग 1.5 गुना 2 गुना इसकी पैदावार होती है जी। दिक्कत केवल एक आती है कि अगर आपके पास मैनुअल गड्ढा बनाते हैं तब आपकी कास्ट अधिक आती है। अदरवाइज अगर पिट डिगर है तो ये विधि बहुत अच्छी है। इस विधि से बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं कि अलग अलग विधियां हैं, उनका भी हमें चयन करना चाहिए। दर्शक भी हमारे जानना चाह रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, मेरा सवाल के बारे में है डॉक्टर साहब से जी। हाँ, मैंने 238 वैरायटी लगाई है सर इस साल जी। और 238 वैरायटी में, क्योंकि मैं बागपत का निवासी हूँ, हमारे यहाँ लगभग सभी गांव के खेतों में लाल सड़न तो नहीं है, लेकिन टोटी भेदक कीट का प्रभाव हुआ है। सितंबर माह में हुआ, यदि इससे में अपने बारे में बोल ली तो जी। हाँ, और मेरी बहुत सारी बातें ये है, 2-4 जो द्वितीय वर्ष का गन्ना है उसमें कीट प्रबंधन कैसे करें। अभी मैं पनकटी से काट लिया उसको, अभी मैं जोतने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ जो कीट से बचाऊं सितंबर माह में और उससे पहले। और मुझे 12-13 235 के और 238 में कैसे पहचान करें ये गन्ना कैसा है। और नई वैरायटी जो मोटा हो और अगोला जिसको हरा हो, हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करें, ऐसी वैरायटी के बारे में भी जानना है मुझे। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर संजीव। एक सवाल मेरा और है जी। जैसे रोग रोधी बढ़ाने के लिए मैंने कुछ डॉक्टर से बात की थी, वो कह रहे थे बाबा चीन में के घोल में डुबोने से जो है काफी हद तक है, तो कितनी मिनट तक उसे बोए जो 100% प्रतिरोधक क्षमता वो पाले। ये सारी बातें हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब से मेरी उम्मीद। चलिए, बिल्कुल हम चाहेंगे विस्तार से डॉक्टर संजीव आप जानकारी दें। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूं। पहला तो ये कि आपका ये कहना है कि ऐसी किस्म बताइए जिसका अगोला काफी हो, अगोला हरा हो और काफी दिन तक उसका अगोला हरा हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि गन्ने की एक किस्म सामान्य किस्म है कोसे 13452। ये है सामान्य की किस्म। गन्ना बहुत मोटा है लेकिन इसका अगोला लास्ट तक हरा रहता है। अगर ये सामान्य अगेती की अगर बात करें, अर्ली किस्म की बात करें, तो इसमें कोसा 08272 गन्ने की किस्म है। इसका भी अगोला लास्ट तक एकदम हरा रहता है। तो चूंकि इनका मकसद मैं समझ रहा हूँ ये चारे के पर्पज से पूछ रहे हैं, तो ये दोनों किस्में ऐसी हैं जिनका अगोला बहुत
घना होता है और हरा होता है, लास्ट तक रहता है जी। तो ये इन दोनों किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं उस पर्पज से। नंबर 1। दूसरा सवाल आपका था कि 13-235 और को 0238 की पहचान हम कैसे करें। को 0238 तो उत्तर प्रदेश में लगभग 80% से ऊपर क्षेत्रफल में है, सभी किसान भाई पहचान जा सकते हैं। 13-235 अभी नई किस्म है जो पिछले साल रिलीज हुई है। इसके पहचानने में मैं बता दूं आपको कि इसका जो ऊपर का अगोला होता है, अगोले की जो पत्तियां तने से चिपकी होती हैं उसको लीफ सीथ कहते हैं, पत्र कंचुक होते हैं जी। जब ये गन्ना मैच्योर हो जाता है, 10 महीने का हो जाता है, तो उस पे लाल लाल धब्बे पाए जाते हैं। तो उसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि इसका ये 13-235 गन्ने की किस्म है। दूसरा 13-235 की जो बड होती है, गन्ने की गांठों पे जो आंख होती है, वो आंख कछुए के पीठ की तरह होती है। इस तरीके से कछुए की पीठ की तरह होती है। तो इस तरीके से किसान भाई देख करके उसको पहचान सकते हैं। गन्ना हरा पीला होता है 13-235 का, जबकि 0238 में ऐसा नहीं होता है। और चोटी बेधक को लेकर उन्होंने भी एक और सवाल पूछा था, उसका भी आप जल्दी से जवाब दे दें। बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए हम क्या करें जी। देखिए, बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए जो आज हम प्राकृतिक खेती की बात भी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले मैकेनिकल यांत्रिक नियंत्रण पे जाना चाहिए, उसके बाद फिर जैविक नियंत्रण पे जाना चाहिए, फिर रासायनिक नियंत्रण पे जाना चाहिए। मैकेनिकल नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण की अगर हम बात करें तो अगर जो अर्ली सूट बोरर है, अंकुर बेधक अगर लगता है शुरुआती दौर में लगता है, जमाव के लगभग 1.5-2 महीने बाद से लगना शुरू हो जाता है, जिसमें बीच गों की पत्तियां सूख जाती हैं और खींचने पे आसानी से निकल जाती हैं। शुरुआती दौर पे अगर दिखाई पड़े तो आप जो प्रभावित गन्ना है उसको जड़ जमीन की सतह से ही छोटा होता है। जी संजीव जी, इस बारे में और विस्तार से मैं आपसे जानकारी लूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं पहले। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? कमलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। कमलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? फिलहाल संपर्क कमलेश जी के साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक और जुड़े हुए हैं हमारे साथ हरिद्वार उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्कार। मैं कह रही हूँ हमारे लक्ष्य में जो पानी की समस्या ज्यादा है ना इस बार जी, तो आप ये बताइए जो है मतलब जो हम लेट वैरायटी कौन सी मतलब गन्ने की किस्म बोए जो है पानी की आप अपना प्रश्न रिपीट करें प्लीज। अपना जी, पानी बारिश ज्यादा होगी ना इस बार जी, तो इस बार हम कौन सी वैरायटी बोए गन्ने की जो है 3800 बोरे हैं वैसे, लेकिन वो हो नहीं पा रही पानी में जो है। चलिए बिल्कुल पानी की समस्या रहती है, आपके यहाँ जल जमाव की स्थिति रहती है जी। देखिए जल जमाव के लिए जो जी जल जमाव के लिए जो गन्ने की अभी नई किस्म पिछले साल ही रिलीज हुई है, कोसा 10-239, इसके ये स्ट्रेस वाली वैरायटी है। अगर जल जमाव आपके यहाँ रहता है 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, तो आप इस गन्ने की किस्म कोसा 10-239 की बुआई कर सकते हैं ऐसे क्षेत्रों के। इसके अलावा कोसे 96-436 भी है, इसकी भी बुआई आप ऐसे क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ पे 2 महीने, 2.5 महीने पानी लगा रहता है। संजीव जी, लेकिन जहाँ पानी की कमी है वहाँ के लिए भी क्या बेहतर विकल्प? देखिए ये जो 10-239 है ये स्ट्रेस की वैरायटी है। दोनों कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं 10-239 को जी। चलिए बिल्कुल। इसके अलावा 82-79 कोसा 082-79 है, वहाँ वो भी थोड़ा सहने की क्षमता होती है, जिस वहाँ भी उसको भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, कोसा 082-79 जी। काफी महत्वपूर्ण कि देखिए अलग अलग किस्में रहती हैं और क्षेत्र अनुसार इसलिए लगातार जो किस्में हैं वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं जी। चलिए फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, आवाज। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी प्रमोद जी। हेलो हेलो। हाँ सर, आलू में एक बोला क्या है मर्द जो छेद करता है जी, तो उसके लिए दवा पूछनी है सर। आलू की फसल आपने ली है जी, क्या समस्या है उसमें क्या समस्या आपको आ रही है? उसके पत्तों में छेद से होते हैं जी। वो कोई कीट सा उसमें लगा है, भूरा भूरा सा कोई गोल गोल सा कीट बैठा रहता है, पत्तियों में छेद हो गए हैं जी सर।
जी, किस तरह के लक्षण हम मान सकते हैं डॉक्टर? देखिए, जहाँ तक प्रमोद जी अब आलू की बात आप करें, आज हम पहले मार्च की तिथि पे हैं और अब आलू लगभग समाप्त होने की स्थिति पे है, यानी कि जो भी पछेती किस्में थी वो भी परिपक्वता की तरफ जा चुकी हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और ऐसे में अगर आपके खेत में आपका मानना है कि पत्तियों में छेद हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके खेत के आसपास में दूसरी ऐसी कोई फसल जिसमें चैफर बिटिल का आक्रमण हो। चैफर बिटिल क्या करता है, ये पत्तियों को खा लेता है और उसमें छेद बना देता है, लेकिन छेद अनियमित आकार के होते हैं अगर ये चैफर बिटिल का नुकसान होता है। और ये कीड़ा रात के समय निकलता है और पत्तियों को नुकसान करता है और दिन में ये मृदा के अंदर ज़मीन में छुप जाता है। जी, तो इस अवस्था में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का कीटनाशक के इस्तेमाल करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब फसल अपनी परिपक्वता की तरफ जा चुकी है और अब तो उनमें अगर आपकी पछेती भी फसल है तो आपको उसका सूट काट के उसको क्योरिंग के लिए छोड़ना है। जी, इसलिए आप इस बात की तरफ ज़्यादा चिंता ना करें। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, समय का आपको यहाँ पर ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और हमें भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है
पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और गन्ने की नई किस्मों की बुआई के बारे में। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैंने पिछली बार 0239 गन्ना बोया था जी, और उसमें जो है गलन और चोटी वेदक बहुत आया था जी। तो अब जो है कौन सी प्रजाति का चयन करें जो इसमें बढ़िया रहे, कौन सी प्रजाति लगाएं है उसके बारे में पूछना था। चलिए डॉक्टर संजीव, कौन सी अच्छी किस्म रहेगी और जिसमें जो खासतौर से टॉप बोरर की समस्या जो है वो ना रहे, या अगर है तो उसका क्या इलाज हम कर सकते हैं? जी देखिए, पहली बात तो अपने किसान भाई को बताना चाहूंगा कि ये जो 0239 किस्म की बात कर रहे हैं, ये 0239 कोई किस्म नहीं है। ये या तो 0118 है या 0238 है जी। वो तो ये मैं क्लियर कर दूं अपने किसान भाई को, इन दोनों में से कोई एक वैरायटी, ये 0239 नाम की कोई वैरायटी नहीं है। दूसरा ये कि टॉप बोरर की समस्या जो आती है, जो चोटी वेदक की बात कर रहे हैं जी, तो इसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा था कि जो यांत्रिक नियंत्रण है, मैकेनिकल नियंत्रण है। मैकेनिकल नियंत्रण में क्या है कि अगर इसके अंडे, चोटी वेदक के अंडे अगर पत्तियों पे दिखाई देते हैं, अब उन अंडों की पहचान कैसे करेंगे? इसके जो चोटी वेदक के अंडे होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं और नारंगी रंग के रोए से ढके होते हैं जी। तो अगर इन पत्तियों पे जो अंडे होते हैं, अगर किसान भाई खेत में घूम करके देखें, आज हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो खेत में घूम के देखें इसके अंडे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अगर उन पत्तियों को तोड़ करके हम नष्ट कर दें, जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत खेत में घूमते हैं, उनको पहचान करते हैं, ये तोड़ के नष्ट कर दें, इसकी आगे की जो पीढ़ी है, अंडे से जो शिशु बनता है, फिर एडल्ट बनता है, वो चीज खत्म हो जाएगी। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, हम ट्राइको कार्ड लगा सकते हैं। इसके लिए हम ट्राइको कार्ड आता है, जो जैविक नियंत्रण की बात करें वहां, उसको अगर हम लगा दें तो इसके जो अंडे हैं उन अंडों पे परजीवी के रूप में रह करके और उन अंडों को नष्ट कर देते हैं जी। तीसरी चीज अगर नहीं है तो हम जो रसायन की बात करते हैं, बहुत केमिकल रसायन की बात करें उसके प्रयोग की, तो क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल ये है जो बाजार में मिलता है चोटी वेदक कीट के नियंत्रण के लिए, बशर्ते इसका प्रयोग बड़े सावधानी से करना चाहिए। संतुलित प्रयोग इसका करना होगा और आखिरी विकल्प के तौर पर आप रसायन का इस्तेमाल करें, जैसा डॉक्टर संजीव ने कहा। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संजीव आपने आज हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने गन्ने की खेती के बारे में, और साथ ही यहाँ डॉक्टर तोमर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए, जाहिर तौर पर जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े उनका भी रुझान कहीं ना कहीं नजर आता है प्राकृतिक खेती में, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है कि प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए? देखिए, अगर सामान्य तौर पे कहें तो प्राकृतिक खेती हम जितना जल्दी अपना लें या जैविक खेती को अपना लें तो उतना ही बेहतर है जी। इसमें देरी करने के से नुकसान ज़्यादा हैं और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी इस दिशा में बढ़ना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती, इसको हम इस प्रकार से देखें कि हमें अपने संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो गाय का उत्पाद है, उसमें गोबर का इस्तेमाल हो, काव यूरिन का हो, या काव के दूध से, घी से, दही से बनने वाले अन्य उत्पाद हैं, जीवामृत, घनामृत, बीजामृत, इनका इस्तेमाल हो, या सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता। सबसे बड़ी बात है, इस दिशा में अगर हमको प्रयास करना, सफलता लेनी है जी, तो हमें जरूरी है कि हमें पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा खेती के साथ साथ। दूसरी बात है कि जो हमारे सूक्ष्म जीवी हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, वे बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हो सकें। तीसरी बात है, कीड़ों बीमारियों के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि जो हमारे नेचुरल एनिमीज हैं कीड़ों के, उनकी नई नई प्रयोगशालाएं बने, उनके लोगों, किसानों को वो मिलें कीट नियंत्रण के लिए। या हमारे जो जमीन के रोग हैं उनके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी है, सुडोमोनास है, ये सब इस पे उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता किसान तक पहुंचे और उनको सुनिश्चित की जाए,
तब किसान इसको आसानी से अपना सकता है। और उसके साथ साथ जो विविधीकरण की जब हम बात करते हैं तो उस तरफ भी हमें आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम मान सकते हैं कि ना सिर्फ कृषि का विस्तार होगा, विविधीकरण भी करना होगा, ऐसी फसलों को भी लेना होगा जिनमें कम बीमारियां हैं, कम कीड़े हैं, पोषण की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर हैं। और हम तो अपने संस्थान में, मैं साकी विज्ञान संभाग में सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन को कई सालों से कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सर्दी के मौसम हम अगर ये सारे प्रयास करें तो हम बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ बेहतर बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है सर्दी के मौसम में, तो ऐसे में हम मौसम का फायदा लेके हम भी यही उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान है अच्छा उपज, अच्छा उत्पादन ले सके और उनकी लागत भी कम हो। डॉक्टर बीएस तोमर जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक, आज आपने जाना होगा बेहतर तरीके से कैसे आप प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें। कल खासतौर से हम बात करेंगे उत्तर भारत में अंगूर की खेती और बात होगी रेशम कीट पालन की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और एक और विकल्प आपके पास है, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।